ऐसा क्या हुआ जब 1942 में हरिकिशन मधवाल नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ने हिमालय की ऊंचाई पर बसी एक झील के पास कुछ ऐसा देखा जिसे उसकी रूह ही कांप गई और वो भागे भागे ब्रिटिश अधिकारियों के पास पहुंचे। नमस्ते दोस्तों, इन्फोस्फीयर में आपका स्वागत है। चलिए हमारे साथ टाइम ट्रैवल की एक दिलचस्प जर्नी पर और महसूस करें कहानियां जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है और आज भी इसे इम्पैक्ट कर रही है। हमारे नए नए वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं रूपकुंड झील की उस मिस्ट्री की जिसने सालों से साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों को सवालों के घेरे में उलझा रखा। रूपकुंड झील, जिसे पॉपुलर रूप से स्केलेटन झील भी कहा जाता है, उत्तराखंड में हिमालय की बर्फीली चट्टानों में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर झील है। तो ऐसी क्या बात है इस झील में जिसने इतने सालों से दुनिया भर को चौंका के रखा है? चलो जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 1942 की। दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 ने तबाही मचा रखी थी और भारत पर इस टाइम ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी। क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पर थी, ब्रिटिश सरकार ने काफी रेंजर्स को हिमालय में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए पोस्ट किया था। इन्हीं में एक थे हरिकिशन मधवाल। इनको नंदा देवी नेशनल पार्क में फॉरेस्ट रेंजर के रूप में पोस्ट किया गया था। हिमालय की सुनसान बर्फीली पहाड़ियों में जब वे कड़ी ठंड और कोहरे में गहरे पहाड़ी रास्तों से झू रहे थे तो उन्होंने एक ग्लेशियल झील के किनारे कुछ ऐसा खौफनाक सीन देखा जिसे वो चाहकर भी कभी भुला न सके। सैकड़ों की गिनती में हड्डियां और स्केलेटन्स झील के साफ नीले पानी में और किनारे पर बिखरी पड़ी थी। कुछ लेदर और कांच के टुकड़े भी दिख रहे थे। कुछ हड्डियों पर अभी भी मांस चिपका था। झील के आसपास के ठंडे बर्फीले मौसम ने हड्डियों को पूरी तरह से सेफ कंडीशन में संभाल कर रखा था। हिमालय की कुदरती सुंदरता के ऑपोजिट इस भयंकर दृश्य ने हरिकिशन जैसे एक्सपीरियंस्ड रेंजर का भी दिल दहला दिया। जब भारत के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को हड्डियों के बारे में पता चला तो वे बहुत चिंतित हो गए। यह हड्डियां किसकी थी? ये लोग कौन थे? वे इस वीरान इलाके में कैसे पहुंचे? क्या वे जापानी सैनिक थे जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे? सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने सारे लोग कैसे मारे गए। अंग्रेजों ने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को झील पर भेजा जिसने 300 से ज्यादा कंकालों का एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि ये कंकाल जापानी या ब्रिटिश सैनिकों के नहीं थे बल्कि बहुत ही पुराने थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि ये हड्डियां हाल ही की नहीं हो सकती। अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े मुद्दों में इतने व्यस्त थे कि वे इस एंशिएंट मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन को और आगे नहीं बढ़ा पाए। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे अब तक के सबसे महत्वपूर्ण मिस्ट्रीज में से एक बताया। तो क्या कभी भी इस झील के सीक्रेट का पता नहीं चला? ऐसी कौन सी पेचीदा पहेली छिपी थी इसकी गहराइयों में? रूपकुंड के आसपास के स्थानीय लोगों की अपनी मान्यताएं हैं कि इस झील के नीचे दबे लोगों की मौत कैसे हुई। कहते हैं हिमालय की औरतों के बीच में कई पुराने लोकगीत हैं जिन गीतों के बोल बताते हैं कि एक देवी कुछ बाहर के लोगों से काफी क्रोधित थी क्योंकि उन लोगों ने देवी के पवित्र स्थान को अपवित्र किया था। क्रोध में आकर देवी ने लोहे के जैसे कठोर बर्फीले ओले उन लोगों पर बरसा दिए। कौन थे ये लोग और कौन थी ये देवी? स्थानीय लोगों के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी गर्भवती पत्नी अपने बच्चे के जन्म की खुशी में आशीर्वाद लेने के लिए नंदा देवी के मंदिर की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनके ग्रुप में उत्सव का माहौल था। म्यूजिशियंस, डांसर्स और नौकर चाकर यात्रा के दौरान शामिल थे। उन्होंने गीत गाए, नृत्य किया और दावतें दी। इस सब से नंदा देवी के पवित्र स्थल की मर्यादा भंग हुई।
गुस्से में आकर नंदा देवी ने समूह पर भयंकर बारिश की। जश्न मनाने वालों पर क्रिकेट की गेंद के साइज के बड़े बर्फ के ओलों की बरसात हुई, जिससे जो भी टकराया उसकी मौत हो गई। क्या यही कारण था इन लोगों की मौत का? सन 1947 में भारत आजाद हुआ और फिर से कई साल बाद जाकर साइंटिस्ट ने रूपकुंड झील के मिस्टीरियस स्केलेटन्स पर अपना ध्यान दिया। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1950 के डेकेड में कंकालों का सर्वे किया और कुछ सैंपल्स एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्यूजियम देहरादून में प्रस्तुत किए गए। कंकालों के एनालिसिस से सिर पर चोट के निशान मिले। ये चोटें ऊपर से गोल वस्तुओं के हिट करने की वजह से लगी थी और यही मौतों का कॉमन रीजन था। उन रिसर्चर्स के एनालिसिस ने यह कंक्लूजन निकाला कि पीड़ित लोग अचानक हुए बर्फीले तूफानों की बरसात में फंस गए थे, जैसा कि लोकगीतों में कहा गया था। 1956 में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने दुनिया के सामने इस सीक्रेट को उजागर करने के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए और डीएनए एनालिसिस का पहला अटेम्प्ट किया। उन्हें कंकालों के 2 सेट मिले, एक लंबे ईरानी प्रकार का और दूसरा छोटे कद का स्थानीय। क्या ईरानी समूह स्थानीय लोगों की मदद से रूपकुंड को पार करने की कोशिश कर रहा था? इस एनालिसिस से यह नई पहेली सामने आई। क्या वजह थी इन लोगों के यहां होने की? मरने के समय ये लोग पूरी तरह हेल्थी थे, जो किसी बड़े लेवल पर महामारी के चांसेस को खत्म करता है। साइट पर कोई हथियार या युद्ध के संकेत नहीं मिले थे। यह साबित करता है कि रूपकुंड कोई वॉर साइट नहीं था। असल में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने रूपकुंड को एक प्रॉब्लमेटिक प्लेस के रूप में डिफाइन किया है, क्योंकि मेजॉरिटी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स के ऑपोजिट यहां न तो कोई धार्मिक स्थल है, न ही युद्ध का मैदान है और न ही इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। इस कहानी में एक काफी मेजर बदलाव आता है सन 2004 में, जब इन कंकालों का फोरेंसिक एनालिसिस फिर से होता है, जो यह थ्योरी बताता है कि 9वीं सेंचुरी में तीर्थयात्रियों का एक समूह, जिसमें पुरुष और महिलाएं थीं, स्थानीय कुलियों की मदद से इस जगह को क्रॉस कर रहा था। तभी उन पर जबरदस्त हेलस्टॉर्म आया। यह थ्योरी सर पर लगी चोटों के निशान से भी मेल खाती। इस थ्योरी के सही होने का एक और कारण भी समझा जा सकता है। क्या है यह कारण? माना जाता है कि नंदा देवी राज जाट यात्रा नामक एक यात्रा है, जो कि 12 साल में एक बार होती है। ये एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जारी है। रूपकुंड होमकुंड के रास्ते में है, जो इस कठिन पैदल यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो क्या ये स्केलेटन इन्हीं यात्रियों के थे? अब लग रहा था कि यही इस घटना का सबसे सही और लॉजिकल रीजन हो सकता है, लेकिन इस झील ने अपने गहरे पानी में कई मिस्ट्रीज अभी भी छुपा रखी थी। यहां कहानी में आता है एक और जबरदस्त मोड़। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में प्रेजेंट हड्डियों की जांच के लिए 38 पाउडर्ड सैंपल्स को जीनोमिक एंड बायोमोलिक्यूलर एनालिसिस के लिए दुनिया भर की 16 लेबोरेटरीज में भेजा गया। 5 साल लंबे चली इस रिसर्च के रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। क्या पता किया था साइंटिस्ट ने इन 5 सालों में? चलिए देखते हैं। इस नए रिसर्च में पाया गया कि यह 38 कंकाल 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स से थे और 1000 साल के समय में कई घटनाओं के दौरान झील में जमा किए गए थे। एक दक्षिण एशियाई समूह था, जिसकी हड्डियां, जैसी कि प्रिडिक्शन की गई थी, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कई अलग अलग घटनाओं में जमा की गई थी। इस टीम को एक नया ग्रुप भी मिला, जो ईस्ट मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस का था, जिनकी मृत्यु 19वीं शताब्दी में एक ही घटना में हुई थी। यही नहीं, एक और नमूना ऐसा भी था जो साउथ ईस्ट एशियन मूल का था, वह भी 19वीं शताब्दी का। तो कैसे यह लोग, जो कि अलग अलग देशों में रहते थे, जिनकी मौत अलग अलग सालों में हुई, एक ही जगह मिले और सबकी मौत का कारण भी एक जैसा है ना? बिल्कुल शॉकिंग।
रूपकुंड झील में नॉन इंडियन लोगों की मौजूदगी बताने वाले ये रिजल्ट्स एकदम शॉकिंग हैं, क्योंकि ये बताने के लिए कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि ये हिमालय के इतने गहरे क्षेत्रों में वे क्या कर रहे थे। हैरान करने वाली बात है कि भारतीय समूह के लोग 7वीं और 10वीं सदी के बीच एक ही एक्सीडेंट का शिकार हुए और ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों से मिलकर बने दूसरे ग्रुप ने भी 17वीं और 20वीं सदी के बीच इसी सेम एक्सीडेंट का सामना किया। दोनों ग्रुप्स ने बिल्कुल एक ही तरह के एक्सीडेंट का सामना किया, लेकिन बीच में 1000 साल का फासला। ऐसा कैसे हुआ कि ग्रीक लोगों का ग्रुप हिंदू धार्मिक स्थान पर था? रिसर्चर्स को अभी तक पता नहीं चला है और आगे के एनालिसिस होने तक वे कुछ बता नहीं सकते। आगे की रिसर्च इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि रूपकुंड साइट अब इंटैक्ट नहीं है। माउंटेनियर्स, टूरिस्ट्स और लोकल लोगों ने कुछ हड्डियों को जमा कर रख लिया और कुछ लोग तो उन्हें सुवेनियर्स के तौर पर घर ले गए। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बहुत कम। हम हैरानी और कंफ्यूजन में अपना सिर खुजला रहे हैं, लेकिन झील में कंकाल मिलना जारी है। रूपकुंड में मौत का रहस्य अभी भी कायम है। पॉसिबल है कि हमें कभी भी उत्तर न मिले, लेकिन एक बात तो तय है, झील अपने रहस्यों को खुद इतनी आसानी से उजागर नहीं करेगी। ये थी कहानी रूपकुंड लेक की। रूपकुंड की मिस्ट्री पर आपके क्या व्यूज है, कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्फोस्फीयर की अगली वीडियो में।